हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 के अंतर्गत हम लोग इतिहास देख रहे थे और इतिहास के अंतर्गत हम लोग अध्याय 3 तथा भूमंडलीकृत विश्व का बनना देख रहे थे। इसके अंतर्गत काफ़ी हम लोग टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके थे और आगे जो कुछ टॉपिक शेष रह गया था उसी पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और हम लोगों को देखना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। तो या कह सकते हैं कि युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था की बात हम लोगों को करना था। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध से मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखा गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। हाँ, बहुविकल्पी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और वह भी टाइमिंग से लेकर के पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो हम उसी प्रकार से यानी कि जो परीक्षा के लिए उपयोगी है उसी को पर डिस्कशन करेंगे। शेष को डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें यहाँ पर जानना आवश्यक होता है। वैसे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है महामंदी क्या है, महामंदी के कारण तथा महामंदी के प्रभाव, तथा इसके साथ ही भारत में महामंदी का प्रभाव क्या पड़ा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको समझने के लिए आवश्यक है कि इसके पृष्ठभूमि को समझा जाए। यानी कि अगर हम बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें जिससे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जुलाई 1914 में तथा 1918 तक चला। नंबर 1, देखिए हम लोग यूरोप में जब राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे तो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि 1848 के बाद यूरोप के जितने भी देश थे वह राष्ट्र राज्यों में संगठित हो रहे थे। और 1817 आते आते एक समस्या हम लोगों ने पढ़ा था, वह थी बाल्कन समस्या। क्योंकि 1870 आते आते यूरोप के जो बड़े राष्ट्र थे जो संगठित हो चुके थे, राष्ट्र राज्यों में संगठित हो चुके थे, वे साम्राज्यवाद की नीति की तरफ चल दिए और उपनिवेशवाद की संस्कृति के लिए यानी उपनिवेश के लिए आपस में युद्ध करने लगे। और जब ये यूरोप की बड़ी शक्तियां आपस में युद्ध कर बैठी, सारी शक्तियां आपस में लड़ बैठी, तो उसे हम लोग विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। अब इस विश्व युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी कि कहा जाए कि विश्व युद्ध के अंतर्गत दोनों पक्ष यानी एक पक्ष कौन था और दूसरा पक्ष कौन था। तो पहले नंबर हम देखते हैं केंद्रीय शक्तियां। एक जो पक्ष था, प्रथम पक्ष कह सकते हैं केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जर्मनी कर रहा था। इनके समर्थक देश कौन थे, तो जर्मनी के समर्थक देश थे, जैसे हंगरी की बात किया जाए, ऑस्ट्रिया की बात किया जाए, या फिर ऑटोमन तुर्की की बात किया जाए। ये इसके समर्थक देश थे, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से अगर इसके विपक्ष की बात करें तो मित्र राष्ट्र, इसको कहा जाता है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ब्रिटेन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था। अन्य समर्थक देश कौन थे, तो रूस की बात किया जाए, फ्रांस, जापान और यूएसए यानी कि अमेरिका। ये मित्र राष्ट्र जो थे उसका नेतृत्व तो ब्रिटेन कर रहा था और इसके समर्थक अगर रूस की बात किया जाए, फ्रांस की बात किया जाए, जापान की बात किया जाए, यूएसए की बात किया जाए, ये क्या थे, यह केंद्रीय शक्तियों के विरोध में थे। और इस तरह से दोनों शक्तियां जब आपस में युद्ध कर रही थी तो उसी युद्ध को हम लोग विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बात यह भी जान लीजिए कि विश्व युद्ध का क्या कारण था, विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। इससे न तो हम लोगों को सिलेबस में दिया गया है और इससे न तो कोई क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए उस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को डिस्कशन क्या करना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या किस प्रकार की वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ।
तो एक बात जान लीजिए कि ये विश्व युद्ध है और विश्व युद्ध के कारण बहुत से धन और जन की नुकसान हुआ। इससे कई विश्व स्तर पर कई प्रभाव देखा गया। नंबर 1 कि बहुत से ऐसे देश थे जो भूमंडलीकरण के कारण आपस में एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ण कर रहे थे, यानी एक विश्व बाजार के रूप में उभर रहे थे। अब प्रथम विश्व युद्ध के कारण वह एक दूसरे का दुश्मन बन गए। इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19वीं सदी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि 19वीं सदी के अंतर्गत किस प्रकार से एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो वे देश क्या हो गए, एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गए। नंबर 1 यह प्रभाव हुआ। दूसरे की अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि 19वीं सदी के अंतर्गत जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था का, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि उस समय के अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रकार के प्रवाह देखे थे, वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह तथा श्रम का प्रवाह। अब यहाँ पर हम लोग को विशेष उधर उसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पूंजी की प्रवाह को देखना है कि पूंजी का प्रवाह किधर से हो रहा है। ब्रिटेन से शेष देश की ओर हो रहा है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन अमेरिका से कर्ज लेकर के युद्ध लड़ा था और ऐसे हालात में अब परिस्थितियां क्या बदल गई, जो पूंजी का प्रवाह ब्रिटेन से अन्य देशों को हो रहा था वह परिस्थितियां परिवर्तित हो गई और अमेरिका अब क्या हो गया, केंद्र बन गया और अमेरिका से शेष देश की ओर पूंजी का प्रवाह हो गया। क्योंकि ब्रिटेन जो पहले कर्जदाता था अब क्या हो गया, स्वयं कर्जदार हो गया। किसका कर्जदार हो गया, अमेरिका का कर्जदार हो गया। लेकिन इस दौरान क्या प्रभाव हुआ कि 1920 के दशक आते आते हम देख रहे हैं कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लेकिन 1920 आते आते विश्व स्तर पर विश्व की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, यानी कि पुनः उद्योग धंधों को पुनर्गठित करने के लिए, जो उद्योग धंधे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हो गए थे या युद्ध सामग्री के निर्माण के लिए उनका पुनर्गठन किया गया था, अब क्या किया गया, अब उसको उत्पादन पद्धति को अपनाया गया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध के कारण जो नुकसान हुआ है उसका कैसे भरपाई किया जाए। और यही कारण है कि विश्व स्तर पर उत्पादन की एक पद्धति देखा गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बृहत उत्पादन पद्धति कहते हैं। बृहत उत्पादन की पद्धति कहते हैं। वस्तुतः बृहत उत्पादन की अगर पद्धति की बात किया जाए, यानी बृहत उत्पादन पद्धति का मतलब क्या होता है, तो बृहत उत्पादन पद्धति का मतलब ये होता है कि बहुत भारी मात्रा में जब हम उत्पादन करने की जिस प्रक्रिया को अनुसरण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बृहत उत्पादन की पद्धति कहते हैं। बृहत उत्पादन की पद्धति की यदि बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशक में प्रारंभ हो गया था। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध ही प्रारंभ हो गया और जिसके कारण विश्व स्तर पर जो कच्चे मालों की आपूर्ति भी ठप हो गई, जिसके कारण बहुत से उद्योग नष्ट हो गए थे। तो 1920 के दशक में, यानी कि वास्तविक रूप में बृहत उत्पादन की पद्धति 1920 में प्रारंभ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था, उस अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए बृहत उत्पादन की पद्धति को अपनाया गया। यह बृहत उत्पादन की पद्धति का प्रणेता कौन था, तो प्रणेता की बात किया जाए या कहा जाए कि बृहत उत्पादन की पद्धति किसने लाया था, तो अमेरिका का उद्योगपति हेनरी फोर्ड था। बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जो हेनरी फोर्ड है वह शिकागो के बूचड़खाने का दौरा किया था और उस दौरान शिकागो के बूचड़खाने में यह देखा था कि एक कन्वेयर बेल्ट चल रहा था और जो बूचड़खाने का में पशुओं को काट करके पीस बना करके मांस देने वाले थे, वह उस कन्वेयर बेल्ट पर पीस बना करके पशुओं का मांस रख देते थे और जो वह कन्वेयर बेल्ट चलते हुए जाता था और जो जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसको उस हिसाब से
कटे हुए मांस सप्लाई कर दिया जाता था। हेनरी फोर्ड को बड़ा दिलचस्प लगा यह जो प्रक्रिया थी, जो कन्वेयर बेल्ट था, वह प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प लगा और उसने सोचा कि इस जो प्रक्रिया है, जो कन्वेयर बेल्ट है, अगर कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग हम उद्योग धंधों में करते हैं तो उत्पादन भारी मात्रा में होना प्रारंभ हो सकता है। यही कारण है कि हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉयट कि अपने कारखाने में इस कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया। कन्वेयर बेल्ट की खासियत थी कि कन्वेयर बेल्ट के अंतर्गत मजदूरों को आराम करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में जिस पार्ट्स को बनाने के लिए वहाँ पर गाड़ियाँ आती थी, तो उस पार्ट्स को काम यदि समय पर नहीं करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट आगे चला जाएगा। और ऐसे हालात में जिस मात्रा में, जिस रेशियो में उत्पादन करने की आवश्यकता होती थी, उसी तरह से उस कन्वेयर बेल्ट के स्पीड को घटा या बढ़ाया जा सकता था। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि जब कन्वेयर बेल्ट को लगा दिया, जिससे बृहत स्तर पर उत्पादन होना प्रारंभ हो गया। अगर बृहत उत्पादन के द्वारा उत्पादित पहली अगर कार की बात करें तो टी मॉडल कार थी, टी मॉडल कार थी। लेकिन समस्या फिर से आ गई कि बृहत उत्पादन तो होने लगा, लेकिन उत्पादन होकर के क्या करेगा जब तक से उसका खरीदार नहीं रहेंगे, यानी उपभोक्ता तो चाहिए। अगर उपभोक्ता नहीं है तो उत्पादन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्पादन क्या करेंगे, कहाँ से कच्चा माल लाएंगे, क्योंकि उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। और जब तक से जो उत्पादित वस्तुएं बिकेगी नहीं, तब तक से हम दूसरा उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और यही परिस्थितियां क्रिएट हुई कि देखा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत से लोग ऐसे थे जो बेरोजगार हो चुके थे, वह उत्पादित वस्तुओं को खरीदने की स्थिति में नहीं थे। इधर बृहत उत्पादन की पद्धति तो अपनाया गया, लेकिन देखा गया कि प्रारंभ में बृहत उत्पादन तो किया जा रहा था, लेकिन मजदूरों के मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं किया जा रहा था। हालांकि हेनरी फोर्ड के द्वारा, या कहा जाए कि उद्योगपतियों ने यह महसूस किया कि जब तक से जो श्रमिक हैं, श्रमिकों के मजदूरी को जब तक से नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक से उपभोक्ता नहीं पैदा होंगे, और जब तक से उपभोक्ता पैदा नहीं होंगे तब तक से बृहत उत्पादन से कोई लाभ नहीं होगा। और यही कारण है कि बाद में चल करके मजदूरों की मजदूरी में काफ़ी परिवर्तन किया गया और उपभोक्ता भी खुश हो गए, यानी कि जो श्रमिक थे वह भी खुश हो गए और हायर परचेजिंग पर ही सही, लेकिन हायर परचेजिंग पर भी सामान खरीदना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इससे परिस्थितियां परिवर्तित हो गई, पुनः परिस्थितियां परिवर्तित हो गई कि 1920 के दशक में जो यह बृहत उत्पादन की पद्धति अपनाया गया, और बृहत उत्पादन की पद्धति के अंतर्गत श्रमिकों के जो वेतन में वृद्धि किया गया, जिससे कुछ उपभोक्ता बाजार में आए और वस्तुओं का जो उत्पादित वस्तुएं थे उसको खरीदना प्रारंभ किया। लेकिन 1927-28 आते आते यह उपभोक्तावादी संस्कृति समाप्त हो गई। संस्कृति कैसे समाप्त हो गई? तो उपभोक्ता अब मौजूद नहीं थे, यानी कि वह अपने परिवार को के लिए जितना कमाते थे वो अपने परिवार में ही खर्च कर देते थे, और इधर बृहत उत्पादन के कारण भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा था, जिसके कारण उपभोक्ता मौजूद न होने के कारण 1928 में अमेरिका के उद्योगपतियों ने महसूस किया, किसका महसूस किया? महामंदी को महसूस किया, महामंदी को महसूस किया। और वैश्विक स्तर पर यह महामंदी कब महसूस किया गया? तो वैश्विक स्तर पर महामंदी 1929 के ईस्वी में महसूस किया गया। पहली बार महामंदी कहाँ देखा गया? तो अमेरिका में देखा गया। अब यहाँ महामंदी क्या होती है? हमने अभी कहा कि 1920 के दशक के बाद, या कहें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारी मात्रा में उत्पादन किया गया, लेकिन उपभोक्ता मौजूद नहीं थे, जिसके कारण जो उत्पादित वस्तुएं थे बाजार में पहुंचा, लेकिन उसका खरीदार नहीं था। अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार जिस हिसाब से मांग होता है
उसी हिसाब से क्या होना चाहिए, आपूर्ति होना चाहिए। अगर दोनों में बैलेंस है, संतुलन है, तब तो वस्तुओं के दाम में स्थिरता रहेगा। लेकिन अगर मांग बढ़ेगी और आपूर्ति घटेगा तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मांग कम होगा और आपूर्ति बढ़ जाएगी तो वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, घटना प्रारंभ हो जाएगा। और यही स्थिति कब उत्पन्न हुआ, 1929 में उस स्थिति उत्पन्न हुआ। तो हमने अभी बताया ना कि 1928 आते आते अमेरिका में महामंदी को महसूस किया गया, अमेरिका के उद्योगपतियों ने महामंदी को महसूस किया। लेकिन यह वैश्विक स्तर पर कब आया, 1929 में आया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि भूमंडलीकरण के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर हो रही थी, एक देश दूसरे की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो रहा था। ऐसे हालात में जब 1929 में महामंदी आई तो यह पूरे विश्व में यह महामंदी महसूस की गई और इसीलिए इसको वैश्विक महामंदी के नाम से जाना जाता है। विश्व इतिहास में इसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस महामंदी के कारण क्या थे, तो आइए देखते हैं कि इस महामंदी के क्या कारण था। तो कारण के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं महामंदी के कारण, लिखते नहीं हैं, नोट्स हम देने के लिए बोले हैं, नोट्स दे देंगे, लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। नंबर 1 की बात किया जाए तो अभी हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बृहत उत्पादन किया गया, यानी भारी मात्रा में उत्पादन किया गया। लेकिन उपभोक्ता न होने के कारण माल क्या हो गया, उत्पादन स्थल पर भी पड़ा रह गया, उसका कोई खरीदार ही नहीं मिला। तो नंबर 1, जब उत्पादन होगा और उसका खरीदार नहीं मिलेगा तो उत्पादित वस्तुएं क्या होंगी। तो इसका पहला कारण था कि महामंदी का पहला कारण था कि बृहत स्तर पर उत्पादन तो किया गया लेकिन उपभोक्ता मौजूद नहीं थे। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरे कारण के अंतर्गत यह देखा गया कि किसान भी अपने लाभ के लिए मैक्सिमम उत्पादन कर रहे थे। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप से उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन पूर्वी यूरोप चूंकि युद्ध में व्यस्त था और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं कर रहा था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद पूरी यूरोप भी क्या करने लगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, यहाँ तो विश्व बाजार के लिए उत्पादन हो ही रहा था। लेकिन पूर्वी यूरोप भी उत्पादन करने लगा, पूर्वी यूरोप के किसान भी उत्पादन करने लगे तो किसानों का माल बिकना बंद हो गया क्योंकि खरीदार ही मौजूद नहीं थे। उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था, खरीदार थे ही नहीं। किसानों ने अपने लाभ को बढ़ाने के लिए यानी किसानों ने सोचा कि अपने लाभ को कैसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने अपने लाभ को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम और अधिक उत्पादन करने लगे। पहले से जो उत्पादित वस्तुएं थी उसका कोई खरीदार था ही नहीं। तब तक से पता चला कि किसानों ने कर्ज लेकर के और अधिक उत्पादन कर दिया, जिसके चलते उनकी वस्तुएं पड़े यानी उसके उत्पादन पड़े सड़ने लगे, उसका कोई खरीदार नहीं मिला। अगर तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण हमने अभी कहा कि जो 19वीं सदी के अंतर्गत जो पूंजी ब्रिटेन से शेष देश की ओर जा रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह परिस्थितियां बदल गई। यह परिस्थितियां कैसे बदल गई, तो ब्रिटेन खुद अमेरिका से कर्ज लेकर के युद्ध लड़ा था और यही एक कारण है कि ब्रिटेन कर्ज दाता नहीं बल्कि कर्ज लेने वाला देश बन गया। अब ऐसे हालात में जो अमेरिका से शेष देश की ओर पूंजी पर का प्रवाह हो रहा था, जब अमेरिका से शेष देश की पूंजी को प्रवाह हो रहा था तो बहुत से ऐसे देश थे जो अमेरिका से आर्थिक मदद लेकर के अपने उद्योग धंधे को स्थापित किए थे। जब अमेरिका में महामंदी महसूस किया गया तो अमेरिका के उद्योगपतियों ने कर्ज देना बंद कर दिया। ऐसे हालात में अमेरिकी पूंजी पर निर्भर अमेरिकी पूंजी पर निर्भर देशों की उद्योग पूर्ण रूप से धराशायी हो गया, जिसके चलते पूरे विश्व में महामंदी देखा गया। इस महामंदी का प्रभाव क्या हुआ, तो प्रथम प्रभाव की बात करें तो प्रथम प्रभाव यह हुआ कि बेरोजगारी बढ़ने लगी।
बेरोजगारी कैसे बढ़ने लगी कि अभी हमने कहा कि बहुत से ऐसे देश थे जो अमेरिका से पूंजी लेकर के अपने देश की उद्योग धंधों को स्थापित किए थे। जब अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया तो उनके उद्योग धंधे क्या हो गए, चौपट हो गए, नष्ट हो गए, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरा अगर प्रभाव की अगर बात किया जाए, देखिए जो कारण है वही प्रभाव है। यहाँ पर ये माइंड लगाने की कोशिश कीजिएगा, जो कारण है वही प्रभाव है। अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं कि हमने अभी कहा कि बहुत से ऐसे किसान थे जो कि उत्पादन कर रहे थे और उत्पादन बाजार में बिक नहीं रहा था। तो ऐसे हालात में जो किसान कर्ज लेकर के उत्पादन किए थे वह कर्ज देने में असमर्थ थे। क्यों असमर्थ थे? क्योंकि उनका उत्पाद बिक नहीं रहा था और जिसके चलते किसानों का परिवार क्या हो गया, तबाह होने लगा। तो इधर बेरोजगारी बढ़ रही है, इधर किसानों का परिवार तबाह हो रहा है। दूसरा नंबर कि बहुत से ऐसे बैंक थे जिनके पास जमाकर्ताओं की पूंजी जमा थी, लेकिन बैंक जो देनदारियां थी, बैंक की देनदारियां वापस नहीं आ रही थी, जिससे जमाकर्ताओं की पूंजी बैंक लौटाने में असमर्थ था, जिसके चलते बहुत से बैंक दिवालिया घोषित होने लगे। 1929 से 1933 के बीच 40,000 बैंक क्या हो गए, 40,000 बैंक दिवालिया घोषित कर दिए गए, दिवालिया घोषित कर दिए गए। यही नहीं, 1929 से 1933 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनियां क्या हो गई, बर्बाद हो गई, कंपनियां बर्बाद हो गई। और सबसे यह देखा गया कि जो 1920 में उपभोक्तावादी संस्कृति या उपभोक्तावादी संस्कृति देखा गया, वह उपभोक्तावादी संस्कृति महामंदी के कारण समाप्त हो गई। और इस तरह से महामंदी क्या हो गई, महामंदी के कारण बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। तो यह था महामंदी क्या है, महामंदी के कारण, तथा यह था महामंदी का प्रभाव। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का महामंदी पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि महामंदी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई। तो हम लोग जान चुके हैं कि वैश्वीकरण के कारण बहुत से देश आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो चुके थे। ऐसे हालात में भले ही भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, आज़ाद नहीं था, वह ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन भारत भी अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से नज़दीक से पहुंच चुका था। और भारत भी अपने ब्रिटिश काल के दौरान देखा गया कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत कृषि उत्पादों का जो निर्यातक था, वह अब क्या किसका निर्यात करने लगा, कृषि उत्पाद का निर्यातक था। वह कृषि उत्पादों का निर्यात करता था, लेकिन अब क्या हो गया, वह किसका आयातक हो गया, उत्पादित वस्तुओं का आयातक बन गया। गलत हो गया है। पहले भारत से निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व को जाती थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के कारण, ब्रिटिश रूल के कारण भारत क्या हो गया, जो भारत पूरे विश्व में अपनी उत्पादित वस्तुओं को निर्यात करता था, वह क्या हो गया, अब कृषि वस्तुओं का निर्यातक हो गया तथा उत्पादित वस्तुओं का आयातक बन गया। यहाँ पर फिर से क्लियर कर देते हैं, गलती हो गया था कि मेरा कहना है कि भारत महामंदी से पूर्व की बात किया जाए या प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की बात किया जाए, वह क्या था, पूरे देश में अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करता था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के कारण, ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों के, गलत नीतियों के कारण वह क्या बन गया, वह कृषि वस्तुओं का निर्यातक बन गया तथा उत्पादित वस्तुओं का आयातक बन गया, यानी कृषि वस्तुओं का आयात करने लगा। ऐसे हालात में जब पूरे विश्व में महामंदी देखा गया तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी महामंदी को महसूस किया गया। और भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा, भारत को किस प्रकार से इस महामंदी ने प्रभावित किया, इसको देखते हैं
कि भारत को यह महामंदी कैसे प्रभावित की। तो एक तरफ जो ब्रिटिश सरकार थी, अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रिटेन के गलत नीतियों के कारण जो भारत पहले तैयार मालों का निर्यातक था, वह क्या बन गया, अब कृषि वस्तुओं का निर्यातक बन गया था, और जो तैयार माल थे उसका आयातक बन चुका था। तो यहाँ के उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? उद्योग धंधे जो पहले से ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के कारण, चाहे हम हथकरघा उद्योग की बात करें, लघु उद्योग की बात करें, चाहे कुटीर उद्योग की बात करें, तमाम तरह के जो उद्योग थे ब्रिटेन के गलत नीतियों के कारण पहले ही धराशायी हो चुके थे। लेकिन जब महामंदी आया तो महामंदी के कारण यह आयात और निर्यात क्या हो गया, घटने लगा। और यही कारण है कि 1928 से 1914 के बीच, 1928 से 1914 नहीं 34 है, 34 के बीच देखा गया कि भारत का आयात और निर्यात कितना रह गया, आधा रह गया, आधा रह गया। यानी यह पहला इफेक्ट है, भारत पर पड़ने वाला पहला प्रभाव है। दूसरा प्रभाव किससे आता है? तो दूसरा प्रभाव यह देखा गया कि पूरे विश्व में क्या हो रहा था, अनाजों के उत्पादन ज़्यादा हो रहे थे लेकिन उनका मूल्य कम हो रहा था, क्योंकि मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर यदि मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा है तो वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। और यही कारण है कि देखा गया कि 1929 में जब महामंदी आया तो 1929 से 1934 के बीच जो गेहूं का मूल्य था वह क्या हो गया, 50% तक गिर गया। यह दूसरा कारण था कि अनाजों का दाम गिर गया। तीसरे अगर कारण की बात किया जाए, तीसरे कारण की बात किया जाए, तीसरा इफेक्ट की बात किया जाए, तीसरे इफेक्ट की बात किया जाए तो बहुत से ऐसे किसान थे जो कि विश्व बाजार के लिए उत्पादन करते थे। जो विश्व बाजार के लिए उत्पादन करते थे वह विश्व में अपनी कृषि उत्पादों को सप्लाई करते थे, निर्यात करते थे। लेकिन अब विश्व बाजार में महामंदी के कारण उनका माल खरीदने वाला कोई नहीं था। इधर किसान क्या करते हैं कि अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कर्ज लेकर के खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट लगान माफ करने के लिए तैयार नहीं है और इधर उनका माल बिक नहीं रहा है। ऐसे हालात में किसानों का परिवार क्या होने लगा, बर्बाद होने लगा। अगर पटसन व्यवसायियों को देखा जाए, जो पटसन होता है, तो पटसन अगर व्यवसायियों को देखा जाए तो पटसन के उत्पादन करने वाले जो किसान थे वह क्या करते थे, कर्ज लेकर के पटसन का उत्पादन करते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन की कीमत 60% तक गिर गया, जिसके चलते पटसन उद्योग क्या हो गया, नष्ट होने लगा। पटसन के उत्पादन करने वाले किसान क्या हो गए, बर्बाद होने लगे। अगर नेक्स्ट की बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भारत में जो देखा गया तो यह देखा गया कि महामंदी के दौरान भारत से जो कीमती धातुओं, विशेष रूप से सोना हमेशा भारत क्या करता है, आयात करता था, निर्यात नहीं करता था। लेकिन 1920 के महामंदी में देखा गया कि भारत कीमती वस्तुओं का आयातक नहीं, निर्यातक बन गया। यही कारण है कि कीन्स नामक अर्थशास्त्री ने कहा था कि महामंदी को समाप्त करने में या कहा जाए कि वैश्विक स्तर पर महामंदी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में जो भारत से सोने का निर्यात किया गया उसका योगदान सर्वाधिक था। यानी कहने का अर्थ है कि भारत पर जो महामंदी के प्रभाव की यदि बात किया जाए तो महामंदी के कारण भारत से कीमती धातुओं का पूरे विश्व में निर्यात होने लगा। और इस तरह से आज के लिए ये इस चैप्टर के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं तो दो ही चीज़ इसके अंतर्गत देखना है कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या है तथा समूह 77 क्या है। तो दो चीज़ों पर हम लोगों को डिस्कशन करना है, दो चीज़ों पर डिस्कशन करके हम नोट्स दे देंगे। थैंक यू।